विद्यार्थियों नमस्कार, गणा गणा राम राम। कक्षा 10वीं की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ पहला सामाजिक विज्ञान का स्वर्णिम भारत। इसमें हमारा अंतिम बिंदु आज है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्धन वंश को कहा जाता है पुष्यभूति वंश। क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, ये हमारा भारत है। हाँ, अब देखो यहाँ पड़ता है हरियाणा। क्या पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है थानेश्वर। क्या नाम है? थानेश्वर। थानेश्वर में ही पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको कहा जाता है पुष्यभूति वंश। ये वर्धन वंश, इसका नाम किस प्रकार से पड़ा? तो देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। तो कन्नौज में का शासक था इसी वंश का प्रभाकर वर्धन। ये कन्नौज तक कैसे गए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें से प्रश्न भी हमारे 1 नंबर का ही पूछ सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न इसमें से नहीं पूछ सकते। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रभाकर वर्धन कन्नौज का शासक था। इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र, जिसका नाम था राजवर्धन, राजवर्धन कन्नौज का शासक बना। इसके 2 पुत्र थे, एक तो राजवर्धन था और एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो राजवर्धन जैसे ही शासक बना तो उसको कुछ युद्ध करने पड़े, और युद्ध में यहाँ पर देखो, ये बांग्लादेश, यानी ये पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये बंगाल कहलाता था। और इस बंगाल में गोंड वंश का शासन था। किसका? गोंड वंश का शासन था। गोंड वंश का उस समय शासक था शशांक। शशांक और राजवर्धन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजवर्धन मारा गया। अब बचा कौन? सिर्फ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा भाई था राजवर्धन का। इसको किसी तरह से कन्नौज का शासक बनाया गया। उसी समय बात करें तो राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाइयों की एक बहन थी, जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। राजश्री भी अज्ञातवास में थी, यानी कि इसके पति की मृत्यु होने के बाद में यह कहीं अज्ञात रूप से चली गई थी। तो कहा जाता है कि यह विंध्याचल पर्वत के जंगलों में कहीं अज्ञात स्थान पर रहती थी। अब हर्षवर्धन जैसे ही राजा बना, उस समय राजवर्धन की मृत्यु हो गई। अब राजवर्धन का बदला लेना था शशांक से। तो क्या किया हर्षवर्धन ने? कामरूप, यहाँ पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा। कौन था? भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा और शशांक के भी दुश्मनी थी, और हर्षवर्धन और शशांक के भी दुश्मनी थी। तो दुश्मन की दुश्मन दोस्त हो गई और दोनों आपस में मिल गए। देखो, इधर इसकी सीमा भी इससे लगती थी और इसकी सीमा भी इससे लगती थी। तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो गए, और उसकी भास्कर वर्मा से सहायता पाकर हर्षवर्धन ने एक बड़ी सेना गोंड शासक शशांक के विरुद्ध भेज दी, उस पर विजय प्राप्त की। देखो, और चीज़ें क्या हैं? ये विंध्याचल पर्वत से ही नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के नीचे चालुक्य वंश का शासन था। किसका? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय का शासन। तो दोनों के बीच में टकराव होना स्वाभाविक था। हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में भी युद्ध हुआ। तो हर्षवर्धन ने पुलकेशियन द्वितीय को इस नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया, उत्तर में नहीं बढ़ने दिया, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो नर्मदा नदी के उत्तर में तो था हर्षवर्धन। तो हम देख सकते हैं ये गुजरात में वल्लभी और इसके आसपास का क्षेत्र, और यहाँ से लेकर के ये बंगाल वाला क्षेत्र और हिमालय वाला भाग, ये यहाँ से लेकर के तक। बीच में था गुर्जर प्रतिहार। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार
वंश का शासन था। तो ये यहाँ से इस तरह से इसका शासन फैला हुआ था। किसका? हर्षवर्धन का। इतना बड़ा साम्राज्य था। कहा जाता है कि यह शिव एवं सूर्य का उपासक था, यानी शिव जी और सूर्य की उपासना करता था, वैदिक धर्म को मानने वाला था। लेकिन बाद के समय में इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। किस धर्म की ओर हुआ? बौद्ध धर्म की ओर। और बौद्ध धर्म की भी एक शाखा है जिसका नाम है महायान। दो शाखाएं बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की तरफ इसका झुकाव हुआ। अब जैसे ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा की तरफ झुकाव हुआ तो इसके अंदर एक दानी प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो गंगा इधर निकलती है और यमुना भी इधर निकलती है और दोनों इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और इलाहाबादी गंगा यमुना के संगम को कहा जाता है प्रयाग। क्या कहा जाता है? प्रयाग। तो अपने को ध्यान इतना रखना है कि प्रयाग सभा का आयोजन हर्षवर्धन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन। और कब करता था? तो हर 5वें वर्ष प्रयाग में सभा का आयोजन करता था, हर 5वें वर्ष। अब ये बात अपने को कहाँ से पता चलती है? तो इस प्रकार की छठी सभा, यानी 5 सभाएं हो चुकी थी पहले और छठी सभा हो रही थी। कौन सी सभा? छठे महोत्सव में। छठे महोत्सव में एक चीन का यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग। आधा ह वे न सांग। हेनसांग भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा। वैसे पुस्तक का नाम इतना याद नहीं रखना। छठे महोत्सव में हेनसांग आया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन की रचनाएं जो है वो यहाँ लिख दूँ मैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, और एक है नागानंद। तो अपने को 3 ही रचनाएं याद रखनी। किताब में अगर पुरानी किताब है आपके पास तो उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न अवश्य पूछा है कि हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम लिखिए। तो याद रखना है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी विद्वान था। क्या था? विद्वान। कौन था? तो इसका नाम था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। क्या लिखा है? हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, इसकी विजयों के बारे में, इसने क्या कार्य किया उसके बारे में। तो एक चीज़ तो अपने याद रखनी कि हर्ष की रचना है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। उसका दरबारी विद्वान बाणभट्ट जिसने हर्षचरित लिखा, और वह हर 5वें वर्ष में प्रयाग में सभा करता था। वैसे वो सभा कन्नौज में भी करता था हर 5वें वर्ष, लेकिन वो प्रयाग में सभा करता था। छठे महोत्सव में हेनसांग आया और उसने लिखा कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन करता था और जो भी कमाता था 5 साल में वो सब इस महोत्सव में दान दे देता। बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, श्रमणों को और दिव्यांग लोगों को, तो ये सब दान करता था। और इतना दान करता था कि स्वयं के वस्त्र तक उसने दान दे दिए इसे छठे महोत्सव में। और अपनी बहन राजश्री से एक शाल लेकर, एक कंबल लेकर अपने शरीर को ढका। तो इस प्रकार से दान करता था। तो ये चीज़ें थी हर्षवर्धन के बारे में। तो अपने को ये याद रखना है कि 2 या 3 प्रश्न इसमें से कि उसकी रचनाएं, खैर यही अधिक बार आता है परीक्षा में प्रश्न। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षवर्धन की रचनाएं। और प्रयाग सभा कौन करता था? हर 5वें वर्ष में। दान कौन देता था? तो वो था हर्षवर्धन। यहीं से पूछा जाता था। तो हर्षवर्धन एक ऐसा सम्राट था जिसने पूरे उत्तर भारत को अधीन कर रखा था, या एक सूत्र में बांध कर रखा था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात इस वर्धन वंश का अंत हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान था। क्या था? निसंतान, इसके कोई पुत्र नहीं था। तो इस वर्धन वंश का भी अंत हो गया और एक सूत्र में इसने बांध के रखा था भारत को, ये भी बिखर गया। इसमें अपने अपने स्थानीय कुछ राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर अपनी सत्ता स्थापित की।
तो ये वर्धन वंश समाप्त हो गया और हमारा पहला पाठ स्वर्णिम भारत भी इसके साथ समाप्त हो गया। अब हम आगे किसी दूसरे अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।